मित्रों, बनारस की एक खासियत है, एक ठेठपन है, जो अक्सर करके जो बहुत पुरानी सिटीज़ होती हैं, बहुत पुराने शहर होते हैं, उनके अंदर आ जाता है। और काशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व की सबसे पुरानी लिविंग सिटी के रूप में मानी जाती है। तो वहाँ भी एक ठेठपन है, एक अजीब प्रकार का वहाँ का जीने का लोगों का अंदाज है, जो आज भी इतने विकास के बाद भी, इतने परिवर्तन के बाद भी, वह जो फ़िज़ा है, वह जो एक वहाँ का माहौल है, वह जो वहाँ के बोलने की और वहाँ के लोगों की समझने की, वहाँ के लोगों के परसीव करने की जो एक अदा है, वो आज तक बदली नहीं है, आज भी वैसी ही है। कई कई बार ऐसा होता है कि यह जो फ़िज़ा है, ये आपके लिए समस्या पैदा कर देती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। और जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों की बात है। और वह हादसा कुछ ऐसा हास्यास्पद हो गया, और बाद में जो उसका उपसंहार हुआ, वो बड़े हास्यास्पद रूप में हुआ। लेकिन वो ऐसी घटना है जो मुझे आज भी बनारस के टिपिकल नेचर का परिचय देती है, और उसकी याद मुझे आज भी बनी हुई है। मुझे लगा कि मैं अपने मित्रों से उस घटना को शेयर करूं। तो आइए हम साझा करते हैं उस घटना को। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, और स्कूटर मुझे मिली हुई थी, तो स्कूटर चलाता था। जाहिर है कि स्कूटर पिताजी की थी, तो बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता था। और कभी कभी ही मुझे नसीब होता था उसे चलाना। नया नया सीखा था, तो मैं भीड़ भरे इलाके में वहाँ एक बार गया। दशाश्वमेध घाट के पास गुदोलिया और दशाश्वमेध घाट के बीच में किसी जगह मैं स्कूटर चला रहा था। तो एक गली में गया। गली से बाहर जब निकल रहा था, तो सड़क से बड़े बड़े वाहन जा रहे थे। तो किसी वाहन से संभवतः किसी मोटरसाइकिल से ही या किसी कार से मेरी स्कूटर का अगला हिस्सा टकरा गया। और ज्यों ही वो टकराया, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मैंने पाँव टेक दिए। स्कूटर टेढ़ा हुआ। टेढ़ा होने के बाद थोड़ा सा लगभग लगभग गिर ही गया था। मैंने स्कूटर को उठाया, और अपने होशो हवास में आने के बाद उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई क्षति पहुंची, मुझे कोई शारीरिक रूप से कोई क्षति नहीं पहुंची। लेकिन हाँ, अकस्मात इस प्रकार की घटना से मैं थोड़ा सा बदहवास सा हो गया था। उसके बाद मैं उठा और उसको मैंने स्कूटर को सीधा किया, और उसके बाद उसको अपने रास्ते पर चलने के लिए मोड़ने की कोशिश की कि अब गोदोलिया तरफ चलूँगा तो थोड़ा सा मुड़ जाऊँ। तो मैंने पैदल ही उसे मोड़ने की कोशिश की, तो स्कूटर ने चलने से इनकार कर दिया। स्कूटर 1 इंच भी आगे नहीं हिला, और ना तो स्कूटर चल रहा था और ना ही उसका हैंडल सीधा हो रहा था। उसका हैंडल टेढ़ा हो गया, एक तरफ को मुड़ गया। अब एक तरफ को जब उसका पूरा अगला हिस्सा मुड़ गया, तो अब वो जब सीधा ही नहीं हो रहा, तो मैं चलूँ कैसे? 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं ऊहा-पोह में पड़ गया और उसे आगे पीछे की कोशिश कर रहा था। उसी बीच, जैसा कि बनारस की फ़िज़ा में है कि वहाँ इस प्रकार की कोई भी घटना जब होती है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ कि अगर नाली के किनारे, कोई सड़क के किनारे नाली के लिए या टेलीफ़ोन लाइन लगाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से नगर निगम वाले गड्ढा करने लगें, तो वो गड्ढा होते देख करके आते जाते लोग जो हैं, वो बिना कुछ पूछे और बिना रुक कर के उसे देखे और उस पर कोई कमेंट किए कभी भी नहीं गुजरते। ये वहाँ की लोगों की आदत है। तो लोगों ने देखा गड्ढे को, जो ही तो बोलेंगे कि अरे ये का हो, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन करावत हो, कौन किसने कराया, और ये काहे बदे हो, इत्यादि इत्यादि। और इससे ई हो जाई, इससे ऊ हो जाई, इससे ये घटना हो जाएगी, वो घटना हो जाएगी, सबका रास्तवा जो है रुक जाई। आई देखा तो किसी ने बोला कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो कहे तो फिर गवर्नमेंट को कोसने लगेंगे।
यानी किसी न किसी प्रकार का कमेंट पास करेंगे। और जब धीरे धीरे वहाँ 4-5 लोगों की भीड़ जुट जाएगी, तो जो पीछे से अन्य व्यक्ति आ रहा है वह अब गड्ढे को भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि यहाँ भीड़ है। अब वो भीड़ से आकर्षित होगा, गड्ढा तो दूर चला गया, अब तो भीड़ मुख्य मुद्दा बन गई। कि तो वो पीछे वाले का कंधा आकर के तुरंत उसके कंधे पे हाथ रखे और कहेंगे, कहाँ भैल हो, क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या बात है। तो इस प्रकार से भोजपुरी में अपनी बात उससे पूछेंगे, फिर वो अपनी कुछ राय देगा। निश्चित तौर पर वो फैक्चुअल स्टेटमेंट सिर्फ नहीं होगा, उसके साथ उसकी ओपिनियन भी उसमें मिली होगी। अब उसका अपना परामर्श भी होगा, उसका अपना राय मशविरा भी उसमें शामिल होगा। तो इस प्रकार से वहाँ होता है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की सामान्य प्रवृत्ति वहाँ हर छोटी मोटी घटना में सार्वजनिक तौर पर देखी जाती है। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अब मैं किसी विपत्ति में पड़ा था, धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, 4-5-6 लोगों ने आकर के मेरी मदद की कोशिश की, 2-4 ने स्कूटर मुझसे ले लिया और हिलाने की कोशिश की, किसी ने हैंडल, किसी ने पीछे से पकड़ा, किसी ने आगे से पकड़ा, काफ़ी कोशिश की और फिर लोगों ने उस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी। तो राय ये कायम हुई अंत में कि कोई जो है बड़ी खामी इसमें स्कूटर में आ गई है। बजाज स्कूटर था मेरा, बजाज सुपर। तो कहा इसमें कोई खामी आ गई है और ये जो है बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया और ये तो तू तो बच गई ला, मतलब आप तो बच गए, बड़ी अच्छी बात है, भगवान के विश्वनाथ बाबा का कृपा रहल, नहीं तो पता नहीं का हो जात, वगैरह वगैरह। मुझे भी लगा चलो मैं बच गया, लेकिन ये है कि अब स्कूटर है, पिताजी का स्कूटर है, अब ये इसको कैसे क्या करें और क्या होगा इसका, किस प्रकार से जो है इसका कुछ समाधान हो। आगे पीछे कर रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा। तो लोगों ने उसमें परामर्श देना शुरू किया कि नहीं, ये देखा ये हो का कि एकर जौन फार हो, तो हमारे ख्याल से वो जो फ्रंट का फोर्क होता है, एक रॉड होता है कड़ा सा जो कि हैंडल को और आगे वाले पहिए को कनेक्ट करता है, वो प्रायः स्टील का बना होता है, अब तो खैर एल्युमिनियम का भी आने लगा है। तो बड़ा स्ट्रांग पार्ट होता है उसका और वाइटल पार्ट होता है स्कूटर का, तो उसको फ्रंटल फोर्क बोलते हैं। तो शायद उसी को ये लोग फार फार कह रहे थे, वहाँ की भाषा में बोलते होंगे। तो कहा कहता फार जौन हो तो टेढ़ा हो गए और ई काम जौन हो तो वो हर एक शायद विशेषरगंज या किसी जगह का नाम लिया कि कोई है वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ जा कर के ये सीधा होता है और ग्लास में रख के उसको सीधा करते हैं, और ये तो बहुत कठिन काम हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो वही जगह सुधरी और कोनो मिस्त्री और जो छोटे मोटे मिस्त्री हैं वो इसको नहीं सुधार सकते। अब मैं और भी परेशान हुआ कि अरे ये तो बड़ी घटना हो गई, इसका फार ही जो है टेढ़ा हो गया और सब ने अपनी सलाह दे डाली। अब वहाँ पर एक ने सलाह दी, फिर दूसरे ने उसकी पुष्टि की, तीसरे ने आकर के और भी पुष्टि की और कहा कि हाँ ये तो यही बात है, अभी तो गया। तो अब क्या होगा, तो हर कोई छोटा मोटा मिस्त्री तो उसे सुधार नहीं सकता। तो आप ऐसा करो कि पहले तो इसको जो है इस लायक कर लो कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सके और कुछ हो सके, तो पहले तो आप जो है फार को खुलवाइए किसी से जाके, मिस्त्री से, और खुलवा करके तब फिर वो जाएगा बनने के लिए, उसको फिर बनाने के लिए किसी खास फैक्ट्री जिसका नाम लिया उन लोगों ने, वहाँ बनाने के लिए जाएगा, जो बनारस में कोई एक ही स्थान था जहाँ वो बनता था। अभी मेरा पहला अनुभव था, तो मैंने कहा अच्छा अब क्या होगा, तो उस मिस्त्री के पास कैसे पहुंचा जाए, कहाँ तक। तो पता लगा कि एक मिस्त्री है जो वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है बैठता है और वो ये काम कर देता है, वो खोल देता है और खोल करके अब वहाँ भीड़ भरी सड़क और दूसरे मेरा स्कूटर आगे पीछे 1 इंच भी जाने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँ, बड़ा घबराया हुआ था मैं, और उस समय ना मोबाइल था, ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था थी कि किसी सूचित करें, किसी को बतलाएं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और एक डर भी बना हुआ था कि इतनी बड़ी दुर्घटना मुझसे हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये तो भारी गलती हो गई, अब क्या किया जाए। तो एनीवे फिर मैंने पूछा लोगों से कैसे क्या है, तो रिक्शे वालों से बात की, तो रिक्शे वालों ने बोला कि नहीं, वो रिक्शा वहाँ आदमियों के चलाने वाले रिक्शे चलते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग रिक्शे में तो स्कूटर को ले जा नहीं सकते, इसके लिए तो ठेला आएगा जिसको ट्राली बोलते हैं, हाथ ठेला होता है, तो हाथ से ढकेल के उसको ले जाते हैं, जैसे सब्जी वाले आजकल रखते हैं।
तो हाथ ठेला जौन हुआ तो वो मंगावे के पड़ी। तो हमने कहा अब हाथ ठेला कहाँ से जाए, तो फिर स्कूटर को वहाँ एक दुकान के पास जो है मैंने सहेजा उसके सामने और मैं गया पैदल। अब पैदल गया तो वहाँ गिरजाघर चौमानी के पास जो है काफ़ी दूर, वहाँ जाके मुझे हाथ ठेला वाला एक मिला। उसको बड़ी रिक्वेस्ट करके बड़ा ईमान मनव्वल के साथ ही मैं यहाँ तक लाया। पहले मैंने उससे नहीं बताया कि क्या काम है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्कूटर लादने के नाम पे पहले ही ना ही कर देता। एनीवे किसी तरह से उसको ले आया, यहाँ तक लेके आया। ऑन पॉन उसने दाम बताया उसका कि इसमें इतना पैसा लग जाएगा, स्कूटर ले जाना तो बहुत कठिन काम है, सबसे पहले तो इसको चढ़ाएंगे कैसे। अब सोचिए कि भारी स्कूटर होता था उन दिनों, जो स्कूटर आते थे भारी होते थे। अब उतने भारी स्कूटर को, जो कि आगे का पहिया उसका घूम भी नहीं रहा है, आगे का हैंडल काम नहीं कर रहा है, अब ऐसी स्थिति में उसको किस प्रकार से ट्राली में या ठेले में चढ़ाया जाए। तो ठेले को पहले टेढ़ा किया गया, उसके बाद उसको ऐसे किया गया। फिर वहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसा मैंने बोला कि वहाँ पर लोगों कमेंट करने वाले और तमाशा देखने वालों की भीड़ जुट जाती है बनारस में। इसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत बात भी है कि लोग मदद के लिए भी हाजिर हो जाते हैं। ये बनारस की एक खासियत है कि कुछ भी होगा, कोई छोटी सी घटना होगी तो आपके मददगारों की वहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे कि अन्य दूसरे सिटीज़ में होता है कि लोग दाएं बाएं देखते भी नहीं और अपने काम से काम रखते हैं, ऐसा वहाँ नहीं होता। कोई भी आदमी अपने काम से काम रखे, इसके अलावा वह सार्वजनिक सरोकार भी रखता है। तो ये सार्वजनिक सरोकार की सामान्य लोगों की प्रवृत्ति है, जिसका फल मुझे ये मिला कि लोगों ने सहयोग किया और 4-6 लोगों ने मिल करके स्कूटर को उठा के किसी तरह से ट्राली के ऊपर चढ़ा दिया और उसको स्टैंड में कर दिया, सेंट्रल स्टैंड में उसको लगा दिया गया। अब उसके ऊपर, ट्राली के ऊपर स्कूटर है और अब ठेले वाले ने बोला कि ऐसे तो जाई तो हिली डुली तो गिर जाई स्कूटर, तो आप ऊपर बैठ जाएं। तो अब मैं उस ठेले के ऊपर चढ़ के बैठ गया और चढ़ के बैठने के बाद एक हाथ से मैंने स्कूटर को पकड़ लिया। अब मैं उकड़ू बैठा हुआ हूँ और उस जगह जहाँ मैं अपने को बड़ा हीरो समझता था, वही कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय और वैसे भी मेरे मित्र वगैरह काफ़ी वहाँ थे, तो उस इलाके में रहते थे, मतलब वहाँ तो मौजूद नहीं थे लेकिन उस इलाके में रहते थे। तो जाहिर है कि बड़ी लज्जास्पद सी स्थिति थी कि मैं उकड़ू बैठा हुआ हूँ ट्राली के ऊपर और एक हाथ से स्कूटर को पकड़े हुए हूँ और अब वो ठेला, हाथ ठेला धीरे धीरे जाम के बीच में किसी तरह से निकालते हुए जा रहा है। तो यह मेरे लिए बहुत एम्बैरसिंग क्षण थे, बड़े मतलब ऐसे थे कि जिनमें मैंने बहुत बुरा सा अनुभव किया। मुझे लगा कोई मुझे ना देखता तो अच्छा है, कोई परिचित ना मिल जाए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना देख ले। एनीवे किसी तरह से बहुत मुश्किल से जाम के बीच में उसने, हाथ ठेला था तो हाथ ठेला में तो बहुत समय लगता है, तो उसने करीब मुझे 40-45 मिनट में वहाँ मिस्त्री के पास तक पहुँचाया। अब मिस्त्री जहाँ था वहाँ पहुँच गए। इसके बाद फिर मिस्त्री और उसके जो हेल्पर्स थे, सबकी मदद से, ट्राली वाले की मदद से, मेरी अपनी खुद की मदद से किसी तरह से स्कूटर को हम लोगों ने ट्राली को टेढ़ा करके उतार लिया। ट्राली वाले को विदा किया मैंने और यह सब घटनाक्रम हुआ। पसीना पसीना हो गया मैं। सोचिए कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं कितना परेशान हुआ कि इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और इसके बाद जब वहाँ पहुँच गया मैं मिस्त्री के पास, तो और यह सब कैसे हो रहा था, यह सब जैसा मुझे कहा लोगों ने, जिस प्रकार से भीड़ ने मुझे निर्देशित किया, बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सजेस्ट किया, वो मैं करता जा रहा था लगातार यंत्रवत। होता क्या है कि जब आदमी निर्बल हो जाता है या किसी मुसीबत में पड़ जाता है, तो वह हर किसी की सलाह को मानने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि वह निरुपाय जैसा हो जाता है। और मेरी स्थिति वही हो गई थी कि मैं निरुपाय हो गया था। मेरे पास कोई जरिया नहीं था अपने को समझाने का या समस्या को समझ पाने का। तो ऐसी स्थिति में जो मुझे कहा जा रहा था वो मैं मानता जा रहा था। तो करते करते मैं ठेले से वहाँ पहुँच गया, स्कूटर वहाँ उतर गया। उतरने के बाद ट्राली वाला चला गया। इसके बाद स्कूटर वाला दूसरा स्कूटर बना रहा था, तो उसने कहा अभी बैठिए, और इसके बाद जो है करीब 1 घंटा उसने मुझे बिठा के रखा।
1 घंटा मैं बैठा रहा वहाँ गर्मी में, बहुत परेशान हुआ। उन दिनों गर्मी भी थी, ये भी बताना ज़रूरी है। धूप और गर्मी बहुत तेज़ थी और उतनी धूप में मैं ट्राली के ऊपर उकड़ूँ बैठा बैठा कैसे आया हूँ स्कूटर को पकड़े पकड़े, क्योंकि स्कूटर भी ना गिरे, उसको संभालना भी है इतना भारी। और स्कूटर के ऊपर नहीं बैठना है, ट्राली में स्कूटर के बगल में उकड़ूँ बैठा था मैं। मेरी गति आप समझ नहीं सकते, उसकी कल्पना कीजिए कि मैं किस दुर्वस्था में था। खैर, अब वहाँ मैं आ गया, हो गया। अब वो 1 घंटे बाद फिर आया मिस्त्री। तो मिस्त्री जब आया तो उससे मैंने बताना शुरू कर दिया तत्काल। अब मैं भी उसी मानसिकता से था, मैं भी तो बनारस में रह रहा था, मैं भी आधा तो बनारसी हो ही गया था। तो जाहिर है कि मैं भी उसी मानसिकता से संचालित हो रहा था। मैंने उससे ये कहने की बजाय कि देखो ये चल नहीं रहा है, इसमें क्या है ज़रा देखो, मैंने उससे सीधे-सीधे बोला इसका फार टेढ़ा हो गया है और इसका फार जो है निकालना है, तुम इसका फार निकाल दो तो फार कहाँ बनता है वहाँ भिजवा दो, तो फार बन के आ जाएगा, बाद में मैं आकर के इसमें लगवा लूँगा, ये तो बड़ा टाइम लगेगा। ये सारी बातें मैंने उसको अपनी विपदा बता दी। मतलब जैसे डॉक्टर के पास कोई जाए और खुद ही डायग्नोसिस करने लगे मरीज, वो स्थिति मेरी थी। मैं गया था मिस्त्री के पास, मिस्त्री कुछ बताता है इसके पहले ही मैंने उसे सारा प्रॉब्लम, सारी समस्या, उसका सारा निदान, सारे उपाय सब उसको मैंने पहले ही उसके कान में भर दिए, उसके दिमाग में भर दिए। पर हुआ कुछ और। वो मिस्त्री गया अंदर, अंदर से जा कर के एक हथौड़ा लाया। हथौड़ा कैसा था? हथौड़ा था लकड़ी का। लकड़ी का हथौड़ा लेके आया, उसका मतलब लकड़ी का बेंट भी था और लकड़ी का ही उसका हथौड़ा भी था, मतलब उसमें लोहे का कोई अंश नहीं था। लकड़ी का ही हथौड़ा होता है, वो लोग रखते हैं टीन वगैरह को सीधा करने के लिए, डेंटिंग पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, तो वो रखे था। आया, उसके बाद उसने उस हथौड़े को स्कूटर के जो अगला हिस्सा था मेरे उसका चाक का, उसके पीछे एक वो लगा रहता है जो कीचड़ वगैरह ना उछले, इसके लिए एक टीन का खोल ऊपर रहता है। तो अ, वो जो खोल ऊपर रहता है, एक कवर सा रहता है जो चाक के ऊपर रहता है, टीन। तो वो टीन का जो कवर चाक के ऊपर था, उसको उसने एक तरफ से उस हथौड़े से, लकड़ी के हथौड़े से ठोंका। तो 2-3 बार ठोंका तो वो जो है सीधा हो गया, वो आगे की तरफ हो गया। तो हो गया, इसके बाद पहिया अच्छे से घूमने लगा और स्कूटर का जो हैंडल है वो भी अच्छे से घूमने लगा। बात ख़त्म हो गई। मतलब अगर मुझे वैसे सलाहकार और उस प्रकार का माहौल जो बनारस की खासियत है वो सब नहीं मिला होता और मैंने अपनी बुद्धि लगाई होती और अपने जूते से ही ज़ोर से 2-4 बार उस मडगार्ड पर प्रहार किया होता, तो मेरा पहिया जो है और हैंडल ये फ्री हो जाते और आराम से स्कूटर चलने लगता। लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो बनारस के उन लोगों की सलाह पर उसके द्वारा गाइडेड था उस समय। मैं सम्मोहित था, मेरी अपनी बुद्धि तो कुछ सोच ही नहीं सकती थी, मैंने तो अपने को निरुपाय मान ही लिया था। तो मैं कहाँ से इस पे कुछ और अपना विचार करूँगा। एनीवे, तो ऐसी स्थिति में उसने उससे ठोका और उसके बाद सीधा हो गया। फिर हमने कहा कि अरे इसका फार तो टेढ़ा हो गया, सुन रहे हैं। तो अब मैं देखिए अभी भी समझौता नहीं कर रहा था मेरा मन। मैंने कहा ठीक है, स्कूटर तो सीधा हो गया और हैंडल काम करने लगा, लेकिन ये है कि जो लोगों ने बताया है कि फार अगर टेढ़ा हो जाता है तो स्कूटर एक तरफ की ओर भागता है, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये एक तरफ भागेगा ये, तो इसलिए फार तो तुमको खोलना ही पड़ेगा। फार खोलोगे, फार सीधा करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो भयंकर हुआ है। अब मैं उस एक्सीडेंट को हल्का फुल्का मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं इससे समझौता ही नहीं कर सकता था कि मैं इतनी ज़्यादा दुष्कर यात्रा कर के और ट्राली ठेले के ऊपर बैठ के लेके स्कूटर आ रहा हूँ और इसके बाद भी यह इतनी सरलता से यह समस्या निपट जाए, तो यह मेरा मन कबूल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, फार तो भैया इसका टेढ़ा है, इसको तो सीधा करवा दो। उसने कहा ऐसा है कि आपको लगता है अगर फार टेढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसको चला के देख लीजिए, अगर एक तरफ को भागता है तो आप आ जाइएगा, कल परसों आ जाइएगा, जब भी आइएगा तो हम इसका फार खोल के बनवा देंगे, अभी तो आप जाइए घर। तो हमने कहा कि अच्छा, तो चलाएंगे तो भागेगा नहीं? कहा नहीं, आप देख लीजिए चला के।
उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो मैंने स्कूटर जो है स्टैंड से उतारा और वहीं पे गली में चलाया। तो मेरी मानसिकता ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद ये एक तरफ को भाग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो भाग नहीं रहा था, स्कूटर सीधा ही चल रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद एक तरफ को ये झुका है। फिर मैंने उससे बोला कि चलो ठीक है, अब घर तो किसी तरह से पहुंच ही जाएगा ये। अब तुम ठीक है, अगर मुझे बहुत परेशानी होगी तो फिर मैं कल आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या पैसा देना है, क्योंकि समस्या तो इतनी बड़ी थी तो जाहिर है उसका खर्च भी आएगा। तो उसने बोला कि अरे जा मर्दवा, तू घर जा आराम से, कोनो पैसा ऐसा के जरूरत नहीं है, ये कोनो काम बा। मतलब उसने ऐसा बोला जैसे कि यह तो कोई काम था ही नहीं, इसका तो कोई मूल्य भी नहीं होता, तुम तो जाओ अपने घर, कहाँ तुम परेशान हो। तो मुझे और ये लगा कि अरे इसमें तो पैसे भी नहीं खर्च होने हैं, कुछ नहीं होना है, यह तो कुछ था ही नहीं। मैं इस समस्या को लेके इतना परेशान था जबकि ये समस्या थी ही नहीं मूल रूप से। मैंने उस स्कूटर स्टार्ट किया और अपने मन ही मन उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे सलाह दी थी और जिन लोगों ने आतंक मेरे मन में बैठाया था फाड़ टेढ़ा होने का और स्कूटर के भयंकर एक्सीडेंट का, तो उन सबको मैं कोसता हुआ मन ही मन और अपने घर की ओर मैंने प्रस्थान किया। बड़े धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि मेरे मन में ये था कि ये स्कूटर एक तरफ को भागेगा, लेकिन स्कूटर एक तरफ को नहीं भागा। मेरा घर वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर था। मैं 5-6 किलोमीटर सुरक्षित रूप से चला के घर तक आ गया। और चूँकि स्कूटर में ना कोई ऐसा निशान लगा था ना कुछ था, तो किसी ने पूछा भी नहीं, घर में मुझे बतलाना भी नहीं पड़ा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बस लोगों ने ये ज़रूर पूछा कि इतनी देर कहाँ लग गई। तो देर के लिए तो बहुत सी बातें होती हैं, कभी कोई मित्र मिल जाता है, कभी कोई और बातें हो जाती हैं, देर तो हो ही सकती है मनुष्य को। पर स्कूटर में ऐसा कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था और मैं घर आ गया। पर जब आज मैं उस घटना के विषय में सोचता हूँ तो इतनी हंसी आती है और इतना हास्यास्पद सा सारा घटनाक्रम इतना हास्यास्पद लगता है। और मुझे लगता है कि ये बनारस की कुछ खासियत है। यह स्कूटर का एक्सीडेंट खास नहीं था, ये बनारस की खासियत है, वहाँ के लोगों की खासियत है कि मैं इस प्रकार की मुसीबत में पड़ा, इस प्रकार मैं दुर्वस्था में पड़ा और यह सब घटनाक्रम मेरे मन में हुआ और वह वास्तविकता में भी परिणत हुआ। और यह सब मैं अपने मन से संचालित हो रहा था और मेरा मन उन बनारसी लोगों की जो बातें थीं, उनके जो सुझाव थे, उनके जो परामर्श थे और उनका जो चिंता थी उनकी मेरे स्कूटर और मेरे प्रति, उस सब से संचालित हो रहा था। तो ये है बनारस, इसी को हम बोलते हैं ई हौ बनारस।